गाइस, हमने पिछले वीडियोस में अलजेब्रा को अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में डिटेल में। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है इस टॉपिक को डिटेल में। हम इसको आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। बहुत सारे लोगों ने या फिर किसी लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक भी सब्सक्राइबर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारा गोल है कि हम यहाँ पर 10 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करेंगे। छोटा सा गोल है, लेकिन आप प्लीज़ कर दीजिएगा 10 सब्सक्राइबर्स। 10 सब्सक्राइबर्स हमको यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। तो प्लीज़ यार आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि आने वाले समय में मैं ऐसे वीडियोज़ लाता रहूँ और आपको मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और मैथ्स आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं इसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में ही अलजेब्रा वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि लिटरल नंबर्स मतलब लिटरल नंबर्स से बने हुए एक्सप्रेशंस को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। एक एक्सप्रेशन में न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन लिखता हूँ। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5 + 2 डिवाइडेड बाई। तो यहाँ पर मैंने एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन लिख दिया है 7 + 9 डिवाइडेड बाई 2 × 4 - 3। मैंने एक वीडियो में डाला था बॉड मास क्या होता है। बॉड मास एक तरह का रूल होता है। इसके अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट का काम होता है। एक एक्सप्रेशन में पहले हमको ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद हमको डी यानी कि डिवीज़न का काम करना पड़ता है, उसके बाद हमको मल्टीप्लिकेशन का काम करना पड़ता है, उसके बाद हमको एडिशन का काम करना पड़ता है और सब्ट्रैक्शन का काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम उसी तरह से सॉल्व करते हैं इस एक्सप्रेशन को। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 9 को 8 कर दिया है। मैंने थोड़ा चेंजेस कर दिया है दोस्तों। यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये जो पहले हम डिवीज़न का काम करेंगे तो 7 + 8 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा × 4 - 3। डिवीज़न का काम ख़त्म। अब हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 7 प्लस, अब मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो रहा है 4 × 4 दैट इज़ 16 - 3। ओके, यहाँ -3। अब हमको यहाँ पे 16 और 1 को हमें एडिशन का काम करना है। तो 16 और 1 करेंगे। 7 6 हो गया 13, 1 गया तो 23 - 3 दैट इज़ हमारा 20 आंसर आ गया फाइनल। तो ऐसे हम बॉड मास का यूज़ करके हम इजीली यहाँ पे एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये नंबर्स नहीं होती। ये सब जो वैल्यूज़ हैं आप देख सकते हो, ये सब कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। ये जो नंबर्स हैं इनको हम कांस्टेंट कहते हैं। आपने अलजेब्रा वाले वीडियो में देख ही लिया था। हमको एक ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए जहाँ पर कांस्टेंट भी हो और लिटरल नंबर्स भी हो। तो लिटरल नंबर्स का एक हम एक्सप्रेशन बना के दिखाते हैं। एक एग्जाम्पल को आप दिखाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने यहाँ पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया है 2x + 3y - 4z + 5p। तो यहाँ पर जो यहाँ पे 2x है, यहाँ पर ये जो आप देख सकते हो 2x है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट 2x लिख दिए हैं। वैसे भी ये दोनों भी मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई आप देख सकते हो। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। 2 × x + 3 × y - 4 × z + 5 × p ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हम ऐसे ही लिखते हैं। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे लिटरल नंबर्स गिवन है। यहाँ पे यहाँ पे लिटरल नंबर, यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पर भी एक वेरिएबल है, यहाँ पर भी एक वेरिएबल है, यहाँ पर भी एक वेरिएबल है। वेरिएबल के साथ यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू भी है, यहाँ पर भी कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट भी यहाँ पर भी है और यहाँ पे कांस्टेंट है। और यहाँ पे जो वेरिएबल्स का जो पावर है, पावर का मतलब यहाँ पे एक्सपोनेंट है, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर कोई एक्सपोनेंट नहीं है, मतलब यहाँ पर एक्सपोनेंट 1 है। यहाँ पर भी एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। सॉरी, ये कांस्टेंट है, यहाँ पर भी 1 है। जहाँ पर भी यहाँ पर कोई एक्सपोनेंट नहीं है तो यहाँ पे एक्सपोनेंट का वैल्यू 1 है। तो आप समझ गए। यहाँ पर मैंने एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर 1 था, यहाँ पर वेरिएबल का पावर 1 था। लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल का जो पावर है यहाँ पर हमने लिख दिया है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है,
यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है। हमने यहाँ पर पावर वालों का एक्सप्रेशन लिख दिया है। यहाँ पर 3x² माइनस 2y³ प्लस 4p रेज़ टू द पावर या फिर p टू द पावर 4 माइनस 5a रेज़ टू द पावर 5। यहाँ पर हम रेज़ टू द पावर भी बोल सकते हैं या फिर टू द पावर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने लिखा है जहाँ पर वेरिएबल्स का पावर जो है यहाँ पर डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल्स का पावर था वो सेम था। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि पावर वाला एक्सप्रेशन और बिना पावर वाला या फिर पावर 1 वाला एक्सप्रेशन कितना डिफरेंस है। यहाँ पर इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं यहाँ पर इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पर कुछ ऐसे भी एक्सप्रेशन होते हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे इस वाले एक्सप्रेशन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, हमको एक वैल्यू मिले, एक सिंगल वैल्यू मिला। लेकिन हम बहुत सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कांट बी सॉल्व, हम सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन कुछ स्पेसिफिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। उन्हीं के बारे में हम अब बात करेंगे। सो गाइस, मैंने यहाँ पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर ये एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे इसको हम सॉल्व करके एक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हाँ गाइस, यहाँ पर हम सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे थे यहाँ पर हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पे वेरिएबल का जो वैल्यू है यहाँ पर ये सेम नहीं है, यहाँ पर भी सेम नहीं है, यहाँ पर भी सेम नहीं है, यहाँ पर भी सेम नहीं है। अगर वेरिएबल्स यहाँ पर सेम होते, जैसे कि यहाँ पे x² है, यहाँ पर भी x² होता, तब ये दोनों कंबाइन होकर हमको एक वैल्यू दे देते। लेकिन ये कंबाइन हो नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स जो है यहाँ पे इक्वल नहीं है। यहाँ पर अगर हम x² रख दें और यहाँ पर अगर हम x भी रख दें तब भी ये इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये एक ऐसा सिचुएशन है जब हम 3² यहाँ पे 3 करते हैं। क्या ये 3² और 3 क्या इक्वल है? नहीं है ना। 3² का मतलब 9 होता है और 3 का मतलब 3 होता है, ये दोनों इक्वल नहीं है। वैसे ही x² और x भी इक्वल नहीं होते, इसलिए हम इनको कंबाइन नहीं कर सकते। जब x² और किसी वैल्यू में x² होता है तभी हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। ओके, आप समझ गए। सो यहाँ पर हम यहाँ पे एक वैल्यू डाले थे, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन डाले थे। यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन लिखा है 4p² प्लस 6p² माइनस 2z प्लस 5z प्लस 7x माइनस 7x 6x। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो p² है यहाँ पर भी है, z भी यहाँ पर है और x भी यहाँ पर है, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ? सॉल्व करने का मतलब हुआ कि इनको हम कंबाइन कर देंगे, इनको हम यहाँ पर कंबाइन कर देंगे। तो 6 प्लस 4 कितना? पहले हम कांस्टेंट वैल्यूज़ को यहाँ पे कंबाइन करते हैं। कांस्टेंट वैल्यूज़ को कंबाइन करने का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट वैल्यूज़ को कंबाइन करने का मतलब हुआ कि यहाँ पे ये जो एडिशन है, यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, तो 6 और 4 को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ऐड करने पर हमको यहाँ पे क्या मिलता है? हमको 10 मिलता है। यहाँ पे p² और p² यहाँ पे दोनों पे पास है, तो हम यहाँ पे p² को यहाँ पे पुट कर देंगे एज इट इज़। समझ गया आपको कैसे करना है? वैसे यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +5 है, इनको कंबाइन करते हैं तो हमको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो यहाँ पे नेगेटिव साइन है यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि डिफरेंट साइन है। तो +5 -2, तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ पर हमको मिलेगा 3। क्यों 3 मिलेगा? या हमको यहाँ पे 3 मिलेगा, मैंने डिफरेंस निकाले 3 मिलेगा। अब हमको साइन कैसे पुट करना है? 5 जो है वो 2 से ज़्यादा है और 5 का जो साइन है वो प्लस है, तो ये जो मैग्नीट्यूड यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे प्लस का वैल्यू ज़्यादा, तो हमको प्लस ही पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम +3z पुट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर x का वैल्यू में देखते हैं, फिर +7 है, -6 है, तो ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम 1 आ जाएगा और x को पुट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा आंसर 1x आया। 1x को हम यहाँ पे 1x नहीं लिखते, हम इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 10p² प्लस 3z प्लस x। यहाँ पर 1 के साथ x मल्टीप्लाई हुआ है, तो अगर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमको डायरेक्ट x ही मिलेगा ना, कोई दूसरा वैल्यू तो नहीं मिलेगा, इसलिए हमने सिर्फ x ही लिखा है। समझ गए? तो हमने यहाँ पर सॉल्व करने वाले एक्सप्रेशन और बिना सॉल्व करने वाले एक्सप्रेशन को दोनों को देख लिया है। अब हम चलते हैं इसके टाइप्स के बारे में पढ़ने की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम लोग मेनली 4 टाइप्स में यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं। पहला टाइप है हमारा मोनोमियल, दूसरा टाइप है हमारा बाइनोमियल, तीसरा टाइप है हमारा ट्राइनोमियल और चौथा टाइप है हमारा क्वाड्रीनोमियल। यहाँ पर एक 5वां टाइप भी है जो कि हम
है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो आएगा, हम उसमें आपको पॉलिनोमियल के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए बस हम यहाँ पे मोनोमियल, यहाँ पे इन चारों के बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है मोनोमियल। तो मोनोमियल क्या होता है? जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही वैल्यू होता है, मतलब एक ही टर्म होता है। टर्म का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर हमने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिया था 10p² + 3z + x। यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे एक्सप्रेशन है। इस सॉल्व एक्सप्रेशन में आप देख सकते हो ये जो एक चीज़ है यहाँ पे 10p² है, इस एक यहाँ पे ये जो है ये एक टर्म है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक टर्म है। समझ गए आप? जैसे ये 3z भी एक टर्म है और ये x भी एक टर्म है। ये इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम बोल सकते हैं 3 टर्म्स हैं, एक 10p², एक 3z और एक हो गया हमारा x। ये तीनों हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स हैं। उसी तरह हम एक मोनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उसको हम यहाँ पे मोनोमियल कहते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 10p²। ये हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म है। ये जो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें बस एक ही टर्म है, और इस एक ही टर्म वाले इसी एक टर्म वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे मोनोमियल कहते हैं। समझ में आ गया मोनोमियल क्या होता है? अब हम लोग बाइनोमियल के बारे में जानेंगे। बाइनोमियल क्या होता है? जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होते हैं, जैसे मोनोमियल में एक टर्म था, यहाँ पर 2 टर्म्स होंगे। जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होंगे उसको हम लोग यहाँ पर बाइनोमियल कह सकते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर एक ले लेते हैं 3p + 2z। ये है जो हमारा है एक बाइनोमियल। अच्छा, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा बच्चों को। यहाँ पर हम ले लेते हैं 3p + 2p। आप लोग बताइए कि क्या ये एक बाइनोमियल है? बहुत सारे बच्चों का आंसर होगा कि हाँ ये एक बाइनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं, यहाँ पर एक 3p है, यहाँ पे 2p है। लेकिन उन लोगों का आंसर होगा नो, ये गलत होगा। अगर ये एक बाइनोमियल नहीं होगा, ये जो है ये जो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये एक बाइनोमियल नहीं होगा। ये क्या होगा? मोनोमियल होगा। ये मोनोमियल क्यों होगा? यहाँ पर तो 2 टर्म्स दिख रहे हैं, ये मोनोमियल कैसे हो गया? आप क्या पढ़ रहे हो? सब बच्चे बोलेंगे। तो लेकिन यहाँ पर ये जो है ये लाइक टर्म्स हैं। यहाँ पर ये 3p है, यहाँ पर 2p है। जो टर्म्स कंबाइन हो सकते हैं उनको हम लाइक टर्म्स कहते हैं, और जो टर्म्स कंबाइन नहीं हो सकते उनको हम अनलाइक टर्म्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो 4p² है, यहाँ पर 6p² है, ये दोनों लाइक टर्म्स है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंबाइन होकर हमको 10p² दे सकते हैं। वैसे ये -2z + 5z, ये दोनों भी लाइक टर्म्स है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंबाइन होकर हमको ये देख सकते हैं 3z। लेकिन 10p² और 3z ये दोनों हमारे अनलाइक टर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों अब कंबाइन नहीं हो सकते। यहाँ पर वेरिएबल इक्वल नहीं है, इसलिए ये कंबाइन नहीं हो सकते। यहाँ पर आप देखिए 3p और +2p ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसलिए हम इनको कंबाइन करके क्या बता सकते हैं? पे ये कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे 5p ये जो है अब ये एक मोनोमियल बन चुका है। इसलिए अगर लाइक टर्म्स वाले बाइनोमियल एक्सप्रेशन आपको दिए गए और आपको बताना है कि ये बाइनोमियल है या मोनोमियल है, तो आपको बताना है कि एक बाइनोमियल नहीं है, ये एक मोनोमियल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं और हमको यहाँ पे